मनोज ने पूछा है, क्या स्मृति होने की स्थिति में ही अनुभव करता ज्ञान होता है? हाँ जी, स्मृति हटा दी जाए तो न ज्ञान होगा न ज्ञान होगा। और आप जानते हैं कि ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश ज्ञान है। तो स्मृति में जो गलत संबंध बन गए हैं अनुभवों के बीच, उनको हटा देना ही ज्ञान है। यही है अनुभव करता ज्ञान, यही है आत्मज्ञान। और स्मृति होने से अज्ञान आता है, उसको हटाना, सुशुद्ध करना ज्ञान है। तो बहुत विचित्र बात है, अगर स्मृति हट जाए तो अज्ञान तो हट ही जाएगा, लेकिन जिसको आप ज्ञान कहते हैं वो भी हट जाएगा। लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अस्तित्व में, अनुभवकर्ता पे? बिल्कुल नहीं। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। एक घटना और घट गई अनुभवकर्ता के सामने, बस इतना कहा जा सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि स्मृति कभी जाती नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है, प्रतीत हो रही है, तो वो नाश नहीं हो सकता उसका। जैसे आप इंद्रधनुष पे कितनी भी गोलियां चलाए वो टूटता नहीं है। क्यों? भ्रम है। भ्रामक है, प्रतीत हो रहा है। आप बाल्टी लेके आए कि चलो रंग फ्री में मिल रहे हैं इंद्रधनुष के, वो कभी बाल्टी में आएंगे नहीं। भर नहीं जाएगी बाल्टी रंगों से, जाएगा नहीं वो इंद्रधनुष, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि है नहीं। इसी तरह से स्मृति का ना होना केवल काल्पनिक विचार है। न ऐसा कभी हुआ है, न ऐसा कभी होगा, क्योंकि स्मृति नाद है और नाद ब्रह्म स्वयं है। वो ब्रह्म कभी जाता नहीं, अस्तित्व स्वयं है, समयहीन है, अनंत है, अखंड है। अब कहाँ जाएगा? ये आना जाना भी एक काल्पनिक विचार है। न कुछ आता है इस अस्तित्व में, न कुछ जाता है, स्थायी है। तो काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर भी काल्पनिक ही आते हैं। जो कभी होगा नहीं वो पूछा गया है, इसलिए जो कभी होगा नहीं वो उत्तर आएगा। ज्योति ने पूछा है, मेरा मनन कहता है कि विश्व चित्त का प्रक्षेपण ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत सारा है, तो क्या जीवन की घटनाएं भी जीव की चित्त का प्रक्षेपण है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो भी अनुभव होते हैं स्मृति के अनुभव होते हैं, अर्थात चित्त के अनुभव होते हैं। और इस तरह से सभी जीवन की घटनाएं ये अनुभव ही हैं, जो कि चित्त से ही आ रहे हैं। जो भी प्रकट है वो चित्त स्वयं है, जो अनुभव के रूप में दिखाई पड़ता है अनुभवकर्ता को। जो भी जीवन में हो रहा है स्मृति द्वारा पूर्व निर्धारित है। जो स्मृति में होगा वो होगा। बड़ा जटिल है, लेकिन ऐसा ही होता है। यदि हम उसका कारण भी न ढूंढ पाए कि ये किस स्मृति से आया है, बिल्कुल उसकी सही प्रक्रिया क्या है, कि हुआ क्यों ये घटना, ऐसा लगता है कि पूर्व निर्धारित नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो जटिलता इतनी है स्मृति में और कई परतें हैं, तो बताना ही कठिन है, असंभव सा होता है कि क्या होगा। लेकिन होता वही है जो पहले से विश्व स्मृति में है। तो मैं चैप्टर 4 मैंने देखा, और उसमें आपने कहा है कि स्मृति में अनुभवों का संयोजन ज्ञान है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि बिना स्मृति के ज्ञान नहीं हो सकता? ये मेरा पहला। और क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ज्ञान भी भौतिक जगत की बेड़ियों से बंधा हुआ है? क्योंकि जो स्मृति है वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन से, मतलब विज्ञान ऐसा समझता है कि न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है मस्तिष्क में वही स्मृति है। तो क्या ये भौतिक जगत से उसके संबंध को ज्ञान कहा गया है? और जिसकी स्मृति चली जाती है ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उसके ज्ञान का अस्तित्व भी नहीं बचा? धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके। हाँ, पूरी तरह स्मृति आधारित है ज्ञान। स्मृति ना हो तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में ही संबंध छपते हैं, जिनको हम संस्कार भी कहते हैं। अगर वो संबंध या वो अनुभव गलत संबंध बना दिए जाए, अतार्किक बना दिए जाए, तो हम कहते हैं अज्ञान। लेकिन वही अनुभव सही तरीके से तार्किक रूप से जमा किए जाए स्मृति में, तो हम कहते हैं ज्ञान। स्मृति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। आप ये जान सकते हैं आसानी। स्मृति हटा दीजिए, अब उस व्यक्ति को क्या पता है? न खाना पता है, न पीना पता है, न कुछ, न बोलना पता है, न चलना पता है। तो स्मृति रहित ऐसा ज्ञान देखा नहीं गया कभी। क्या भौतिक जगत पर निर्भर है? बहुत आसान है जानना। क्या आपको अपने विचारों का ज्ञान है? क्या आपको अपनी भावनाओं का ज्ञान है? क्या आपको स्मृतियों का ज्ञान है? और उत्तर आएगा हाँ, वो तो भौतिक नहीं, वो तो भौतिक नहीं है। लेकिन फिर भी उनका अनुभव है। तो देखिए, ज्ञान अनुभव पर निर्भर है, भौतिक हो या मानसिक। ध्यान दीजिए, सभी अनुभव मानसिक ही है। क्यों? भौतिक कुछ है नहीं। सभी अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, मन में ही प्रकट है। अंत में आपको क्या दिखाई देता है वो किसी और को नहीं पता चलता। हाँ, दोनों में एक मत हो सकता है कि मुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए वस्तु भौतिक कहलाती है। वस्तुनिष्ठ कहते हैं उसे। अंत में सारा अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है।
है ना? ये बात विज्ञान भी जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो इस तरह कोशिकाओं में संबंध बन रहे हैं वो वैज्ञानिक मॉडल है, वैज्ञानिक व्याख्या है जो बहुत अच्छी है। ध्यान दीजिए, वो भी यही कहते हैं संबंध है, हम भी यही कहते हैं संबंध है। एक अनुभव दूसरे संबंधित जब होता है इस तरह से कनेक्शन बना के, उसको ज्ञान कह दिया जाता है। और अगर वो सही संबंध बना है तो सही कर्म होगा, उसको सत्य कहा जाता है। अगर वो गलत संबंध बने हैं अनुभवों में तो उसको अज्ञान कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है कि कुछ गलती हुई है जानने में। अनुभव तो हुआ है किंतु गलत संबंध बन गए हैं। जैसे एक अच्छा उदाहरण है रेगिस्तान में पानी का दिखना। अनुभव तो हो रहा है लेकिन जिसको उसका संपूर्ण अनुभव नहीं है, जो सत्य नहीं जानता, वो क्या कहेगा ये पानी है। लेकिन वहां जाके देखने पता चलता है कि नहीं, मैंने इस दृश्य का संबंध पानी से बना दिया था, लेकिन वहां जाके पता चलता है वो रेती है। अब उसका संबंध सही बनता है कि भ्रम है रेती का, गर्मी का, गर्म हवा है, अब सही कर्म होगा। अब व्यक्ति उसके पीछे भागेगा नहीं, सत्य जान लिया गया है, ज्ञान हो गया है। तो हाँ, भौतिक हो या मानसिक ज्ञान होता है। ज्ञान अनुभव पर निर्भर है, भौतिकता या अभौतिकता पर, अभौतिकता पर नहीं। आप सूक्ष्म लोकों में जाएंगे तो वहाँ भौतिक अभौतिक मानसिक कोई अर्थ नहीं है, फिर भी उसका भी ज्ञान होता है। स्मृति आधारित है और अनुभव आधारित है। स्मृति क्या है ये अलग प्रश्न है। क्या स्मृति भौतिक है या मानसिक है, यह पूरी तरह अलग प्रश्न है जो आप आगे जाएंगे कार्यक्रम में। जैसे कि आपने कहा आप कार्यक्रम में है तो आपको उसका भी ज्ञान हो जाएगा कि स्मृति क्या है। और आपका आखिरी प्रश्न था कि जब स्मृति चली जाएगी तो क्या वो ज्ञान भी चला जाएगा? हाँ जी, चला जाएगा। चला जाएगा। आपका नाम आप भूल जाएंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा भूल जाएंगे, आपके संबंधी भूल जाएंगे। और फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, वैसा हूँ, वो भी भूल जाएंगे। और ये कई बार हो चुका है। ध्यान दीजिए, मृत्यु में स्मृति चली जाती है, फिर जन्म होता है। भले लोग इसको मानते ना हो, फिर भी एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग मानते ना हो पुनर्जन्म में, मैंने तो नहीं देखा, बोलेंगे हाँ नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन कई बार आप जन्म ले चुके हैं, कई बार इसी ज्ञान को ले चुके हैं, हर बार भूल गए हैं। उसका कारण है साधना नहीं की। तो हाँ, ज्ञान स्मृति आधारित है। स्मृति मिट जाए तो ज्ञान मिट जाता है। इसलिए होना जरूरी है, न कि जानना, क्योंकि जाना तो कुछ जाएगा नहीं। हो जाओ जो हो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। भूलने का अनुभव करता भी मैं ही हूँ। तो जो बहुत ज्यादा स्मृति को महत्व देते हैं वो इस आनंद को खो देते हैं, मेरे होने को। लेकिन ज्ञान की यही कहानी है। और कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी गलती ये रही कि मैंने स्मृति को ये समझा कि वो न्यूरॉन्स जो कि भौतिक जगत के तत्व उनके कनेक्शन, स्मृति वो भी हो सकती है जो भौतिक तत्वों के कनेक्शन नहीं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे एक व्यक्ति है, वो ठीक है, उसके सर में चोट लगती है और उसकी स्मृति चली जाती है, तो इस वजह से जो वैज्ञानिक रूप से जब उसको देखा जाता है तो दिखाई देता है कि उसके मस्तिष्क में कुछ कोशिकाएं हैं जो डैमेज हो, और इस वजह से यही उदाहरण, यही वजह है, ये डॉक्टर बताएंगे कि इस वजह से वो चीजों को भूल गया है। और मैं ये बात ढंग से समझ पाया कि जब जीवित व्यक्ति की स्मृति जा सकती है तो जिसका शरीर ही छूट रहा हो उसकी स्मृति भला बचेगी कैसे। लेकिन आप कहते हैं कि ज्ञान आपको बार बार हुआ है, बार बार ले चुके हैं और याद नहीं है क्योंकि साधना नहीं की। तो साधना भी करेंगे और शरीर छूट ही जाएगा और स्मृति इसी में होनी है, तो याद कैसे रहेगा? उसकी हमें चिंता नहीं है, संस्कार रहेगा, भले ही ज्ञान ना रहे। अब इसका प्रमाण देना बहुत कठिन है कि संस्कार भी कैसे रहेगा, बताइए कैसे रहेगा। प्रमाण आपका अनुभव स्वयं है। क्या आप में बचपन से इच्छा थी कि मुझे ज्ञान हो, मैं स्वयं को जान जाऊं, मुझे कोई गुरु मिले, मुझे कोई मार मिले? अगर ये इच्छा लेकर पैदा हुए तो वो संस्कार का प्रमाण है। तो हो सकता है वो घटना भुला दी जाए, लेकिन वो उसका जो तत्व है, एसेंस, वो रह जाए, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, जो एक तरह की स्मृति है। लेकिन अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्मृति क्या होती है, भौतिक होती है क्या, शरीर में होती है क्या, कोशिकाओं में होती है क्या। ये सब आप चिंता मत कीजिए, आप कार्यक्रम में चलते जाइए, वहां पे नया मॉडल दिया जाएगा आपको जो इन घटनाओं की भी व्याख्या कर देता है
कि मृत्यु के बाद स्मृति कहाँ जाती है, और वो विज्ञान है। अगर वो प्रमाणिक नहीं भी लगा, उसका प्रमाण नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी क्या है कि मूल ज्ञान, मैं क्या हूं, मेरा तत्व क्या है, ये अस्तित्व क्या है। स्मृति के रहते रहते, शरीर को स्वस्थ रहते रहते, मस्तिष्क रहते रहते आप क्या जान सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। अभी तो पहले वो कर लीजिए, मेरा ये सुझाव रहेगा सभी को, पार्टिकल को भी। और उसके बाद हम आगे जाएंगे। उसका अगला चरण है कि फिर माया को जानना कि वो कैसे कार्य करती है, क्यों भुला दिया जाता है, साधना का अर्थ क्या है। हम चरणबद्ध जाएंगे। तो आप अपना प्रश्न भूलिए मत, याद रखिए। लेकिन जब आप उस भाग में पहुंच जाए कार्यक्रम के और आपको उत्तर ना मिले तो आप दोबारा पूछिए। क्योंकि देखिए ऐसा ही है कि जो पहली कक्षा में है उसको 10वीं कक्षा की चीज नहीं बताई जा सकती। आपको 10वीं तक पढ़ाया जाएगा पहले। तो बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, चलते रहिए, पूछते रहिए, बहुत बहुत मिलेगा उत्तर, मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। विनोद ने कहा है, ये क्रिया, विचार और भाव की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है, इसके प्रारूप का कारण क्या है। संस्कार है ना। विचार की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है। विचार आने से पहले आप देखेंगे कि इच्छा होती है, इच्छा से पहले संस्कार या स्मृति होती है। सभी क्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं, सभी कर्म, सभी विचार, इच्छाएं, सबका बिंदु जो है, प्रारंभ स्मृति है। स्मृति अर्थात संस्कार जो छपा है, पराभौतिक परमानसिक स्मृति, सब कुछ वहीं से उपजता है। अब लोग कहेंगे कि वो स्मृति है, पड़ी क्यों नहीं रहती वैसे ही, वो बार बार ऐसे प्रकट क्यों होती है, उसमें गति क्यों है। कौन बताएगा, बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ। यह स्मृति में गति क्यों है। अगर वो स्मृति केवल छाप है तो पड़ी क्यों नहीं रहती वो छाप वैसी, ये ऐसे उत्पन्न क्यों करते रहते कुछ ना कुछ। हाँ ये देखिए उत्तर बड़ी जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। मीरा ने कहा नाद है, वो स्मृति स्थायी नहीं है, स्मृति में गति है, वो गति नाद है। हाँ विराट ने कहा स्पंदन है। बहुत बड़ी गलती होगी ये मान लेना कि स्मृति मृत है ना। स्मृति में मृत आया है, मृत मतलब मिट्टी, तो लोग समझते हैं तो पड़ी रहनी चाहिए। फिर स्मृति में जो संस्कार पड़े हैं वो हरकत क्यों करते हैं, वो बीच बीच में आते क्यों हैं, है ना। हिमांशु ने कहा स्मृति वृत्ति है, नहीं नहीं नहीं, स्मरण वृत्ति है, स्मरण वृत्ति है। स्मृति नाद रचना है, पराभौतिक परमानसिक नाद रचना स्मृति है। जब स्मरण होता है, स्मृति जब प्रकट होती है तो उसको वृत्ति कहेंगे। तो स्मृति धरातल है जहाँ पे ये सब लहरें उठती रहती हैं, नाद की चलता रहता है वो। और कभी कभी वो शक्ति उसमें इतनी होती है कि वो विचारों, इच्छाओं, कर्मों में बदल जाता है। अब आप जान सकते हैं जो शक्तिशाली होगा संस्कार वो ज़्यादा प्रकट होगा, जिसमें अधिक शक्ति होगी वो अधिक प्रकट होगा। जो कमज़ोर सा होगा, जिसके नाद पता भी नहीं चलता कहाँ है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा, इतना दबसा जाएगा, वो छुप जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी, अपमान किया था, अभी भी वो प्रकट होता है। बड़ी शक्तिशाली, बड़ी गहरी छाप छोड़ी उसने, उस घटना ने। और आप ये सोचते होंगे अरे स्मृति में पड़ा है तो पड़ा क्यों नहीं रहता, वो वापस क्यों आ जाता है। वो नाद है, पहले से ही चलित है, वो अचल नहीं है, पहले से ही चल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी ऐसा मानना कि स्मृति निष्क्रिय है। स्मृति सागर है, तूफान है वहाँ पे बड़े बड़े, उसको छोटा नहीं समझना है। राहुल ने कहा है मैं और आप दोनों अनुभव करता है, फिर मेरे अनुभव आपको और आपके मुझे क्यों नहीं होते। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं। पहली बात तो यह है कि मेरा कोई अनुभव नहीं है, सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। ये आपने बात ध्यान दी होगी कि मैं जो है वो विचार मात्र है, वो बाद में आता है। पहले अनुभव हो जाता है, उसके बाद ये उस पर ठप्पा लगता है कि ये मेरा अनुभव। लेकिन ये इसमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अनुभव पर कोई ठप्पा नहीं लगा कि इसका अनुभव है। अनुभव केवल है और उसको ग्रहण करने वाला जो है वो अनुभव करता है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक ही है, तो सभी अनुभव तो अनुभव करता कोई हो रहे हैं। फिर ये प्रश्न अर्थहीन हो जाता है कि आपका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा। आपका अनुभव होना चाहिए, आपका कोई अनुभव नहीं है, सारे अनुभव अनुभव करता के हैं। जो उसका मालिक है अनुभवों का, वो अनुभव करता है। और यदि वो एक ही है, जो कि जैसे आशु ने बताया अभी एक ही है, फिर ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि ये मेरा अनुभव आपको क्यों नहीं हो रहा और आपका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, अनुभव करता एक ही है, अनुभव एक ही है,
सारे अनुभव अनुभवकर्ता कोई होते हैं। चक्कर ये है कि वो स्मृति जिसका अनुभव वहां हो रहा है, वो उस स्मृति का अनुभव यहां नहीं हो रहा। ये बात ध्यान देने लायक है। स्मृतियों में भिन्नता है, स्मृतियों में सीमा है। और ऐसा क्यों है, सभी जानते होंगे यहाँ पर सत्संग में। ऐसा इसलिए है कि स्मृतियां मिल जाएं। जो जागृत अवस्था जो है हमारी, जागृत अवस्था में आपकी और मेरी स्मृति मिल जाए तो ना वो जीव जीवित रहेगा, न ये जीव जीवित रहेगा। सभी की स्मृतियां मिल जाएं तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए वो सीमाएं खींची गई हैं कि ये शरीर मेरा है, वो शरीर आपका है, ये वस्तुएं मेरी है, ये घर मेरा है, वो घर आपका है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे स्मृति में सीमाएं बनाई गई हैं ताकि ये जागृत अवस्था संभव हो पाए। जागृत अवस्था का अर्थ ही है कि स्मृति में लकीर खींच दी गई। अब अनुभव सीमित है। ध्यान दीजिए, अनुभव कर्ता सीमित नहीं है, अनुभव सीमित हुआ है। अनुभव के सीमित होने से अनुभव कर्ता सीमित नहीं होता। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि भाई क्योंकि अनुभव सीमित है, आपको आपका हो रहा है, मुझे मेरा हो रहा है, तो अनुभव कर्ता भी तो सीमित होगा। कैसे होगा? हमारा अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है, क्या सीमा है अनुभव कर्ता की, कहाँ पर वो खत्म होता है? अनुभव अनुभवकर्ता को कैसे सीमित कर सकता है? ना अनुभव की सीमा है, ना अनुभवकर्ता की सीमा है। तो ये हमारा अज्ञान है जो कहता है कि यदि अनुभव एक तरह के हो रहे हैं तो अनुभवकर्ता भी उस तरह का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये तार्किक नहीं है बात। इसका उदाहरण हम ऐसे देते हैं कि यदि सोने ने गहने का रूप लिया है, मान लीजिए कंगन का रूप लिया है, तो क्या सोना सीमित है या कंगन सीमित है? क्या सोना सीमित हो गया कंगन का रूप लेने से? अब उसी सोने को हम ढाल लेते हैं, अंगूठी बना लेते हैं उसकी। अब क्या वो सोना जो है अंगूठी में सीमित हो गया? क्या सीमित है यहाँ पे? जो रूप सीमित है या उसका तत्व सीमित है? इस तरह से हम उदाहरण देते हैं। तत्व तो हमेशा वही रहता है, रूप बदलते हैं। सोने की कोई सीमा नहीं, उसको कैसे भी गढ़ा जा सकता है। लेकिन एक बार यदि वो कंगन बन गया, एक बार अंगूठी बन गया, तो वो अंगूठी की सीमा है, वो उस रूप की सीमा है कि वो रूप अब नहीं बदल सकता। सोना बदल सकता है, अंगूठी नहीं बदल सकती। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे सागर है, उस पर लहर है, तो क्या सागर लहरों से सीमित है? यदि उस पर एक लहर नहीं बन जाती है तो क्या वो सागर को सीमित कर लेती है? लहर सीमित है, हाँ, वो उतनी ही रहेगी, वो सागर नहीं बन सकती। सागर तो पहले से लहर है। इसी तरह से अनुभवकर्ता के सामने कोई भी अनुभव आ सकता है, उसको कुछ नहीं करना है। वो अपने आप को सीमित नहीं महसूस करता। जब उसके सामने एक नया अनुभव आ जाता है, नया रूप गढ़ लिया जाता है, कैसे सीमित हो जाएगा? क्या पर्दा चित्र से सीमित है? जब आप सिनेमा देखते हैं तो क्या चित्र बताता है कि भाई पर्दा अब ऐसे हो गया है? चित्र तो आकर चला जाता है। चित्र पर्दे को सीमित नहीं कर सकता। उल्टा जरूर हो सकता है कि पर्दे की वजह से चित्र सीमित है, क्योंकि पर्दा हटा लिया जाए तो चित्र नहीं रहेगा। इस तरह से हम तर्क देते हैं। तो हमारी स्मृतियां अलग हैं, देखिए, और वो भी अलग दिखाई पड़ती है नहीं। स्मृति भी एक ही है, जिसको मैंने विश्व चित्त का नाम दिया है, विश्व स्मृति का नाम दिया है, वो भी एक ही है। जो भी आपके विचार आते हैं, आपको कोई पता नहीं है कहाँ से आते हैं। जो आपकी वासनाएं आती है, कुछ पता नहीं आपको कहाँ से आती है, वो कहाँ से आ जाती है। क्या उस पर नाम लिखा आता है? ये राहुल की वासना है, देखो राहुल लिख कर आया है, इस पर दिखती है, राहुल की दिखती है मुझे वासना। ये विचार तो राहुल का दिखा देता है, ये मेरा नहीं हो सकता। क्या ऐसा होता है? हमारा अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव ये कहता है कि विचारों पर कोई नाम नहीं लिखा है, बस आते हैं, वो मेरे सामने प्रकट होते हैं। बाद में जो अहंकार की जो क्रिया है वो कह देती है, अरे ये तो मेरा विचार है। और अहंकार के पास कोई तर्क नहीं है ये बताने का। अहंकार के पास कोई मानदंड नहीं है बताने का कि वो विचार मेरा कैसे हो गया। वो तो आया है सामने, अब उसको मैंने मेरा क्यों कह दिया। ये ऐसे ही है जैसे बारिश गिर रही हो और मैं उसे हाँ मुझे दिख रही है बारिश, ये मेरी बारिश है, ऐसे कैसे हो गया? क्या तार्किक है कहना? हाँ मुझे दिख रहा है, विचार दिख रहे हैं, मुझे आ रहे हैं विचार, वो मेरे विचार हैं, उसमें कैसा तर्क? अब जब मेरा नहीं है विचार तो फिर उसमें मेरे विचार में और आपके विचार में फर्क क्या रह गया? सब कुछ तो विश्वचित्त है। ये प्रश्न क्यों आता है जो राहुल ने पूछा है कि आपके विचार क्यों नहीं दिखाई देते? इसलिए आता है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ।
आत्मज्ञान हो जाता तो ये पूछते भी नहीं आप कभी। अभी भी जो अहम भाव है वो आपका शरीर पे या मन पे कहीं टिका है कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसका अर्थ क्या है? अभी तक आत्म तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक अनुभव कर्ता का ज्ञान नहीं हुआ है। योग ने कहा, जहां तक मुझे पता है विज्ञान के हिसाब से स्मृति दिमाग में है, दिमाग खत्म हो तो स्मृति खत्म। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसे पुनर्जन्म ज्ञान मार्ग में बताया गया, ये तो चित्त में अंकित हो रहा है कि दिमाग चित्त में स्मृति अंकित करने के उपकरण है या बीच की कड़ी। देखिए हमारा विज्ञान बहुत ऊपर जाता है और हम क्या कहते हैं कि चित्त परती रचना है और हर परत की एक स्मृति है, हर परत की एक स्मृति है। जैसे आपके शरीर की भी एक स्मृति है, हर कोशिका में एक स्मृति है, सभी जानते होंगे। ये जो बना है सारी रचना बहुत जटिल है, कोई एक जगह नहीं है जहां स्मृति होती है, एक जगह नहीं है। और इसी हिसाब से स्नायु तंत्र की अपनी स्मृति है, जिसे आप दिमाग कहते हैं, वो स्नायु तंत्र है ना। अगर स्नायु तंत्र हटा दिया जाए, केवल दिमाग रखा जाए, तो किसी काम का नहीं है। पूरा पूरा तंत्र है वो, उसमें संपूर्ण तंत्र में स्मृति है। इसी तरह से हर परत में एक स्मृति होती है। एक विशेष परत है कारण शरीर, उसमें कई जन्मों की स्मृतियां हैं। भौतिक शरीर में भौतिक जीवन के लिए उपयोगी स्मृतियां हैं, नई नई स्मृतियां बनती रहती है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, तैरना सीखते हो, कुछ खेलना सीखते हो, एक नई स्मृति बन जाती है शरीर में। अब आपको सोचना नहीं पड़ता वो काम करने से पहले से याददाश्त है उसकी। इसी तरह से भावनाओं की परत में स्मृतियां होती हैं। आपको पता ही होगा, कोई बुरा भला कह दे, कुछ झगड़ा हो जाए किसी से, या कोई डरा धमका दे, तो अब वो भावना की परत पे छप जाता है। अब ठीक वही भावनाएं उठती हैं जब भी वो याद आती। कभी कभी याद भी नहीं आती, लेकिन पता नहीं मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां वो आहत हुई है, वो आहत हुई है, जख्म पड़े हैं वहां। इस तरह से तरह तरह की स्मृतियां हैं। और कारण शरीर की स्मृति पुनर्जन्म के लिए काम आती है। कारण शरीर में अगर स्मृति नहीं होती तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो विज्ञान है पूर्ण है, पूर्ण है। जो हमने सांख्य के आधार पर चित्त का मॉडल बनाया है, योग के आधार पर, कुंडलिनी के आधार, सबका एक ही जैसा है करीब करीब। पश्चिम वालों को कुछ नहीं पता, देखिए उनको ये सब नहीं पता। ऐसा नहीं कि वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उस तरह के विज्ञान में पूर्ण रूप से अंधकार है, अभी अज्ञान भरा है। तो क्या दिमाग चित्त में स्मृति अंकित करने का उपकरण है या बीच की कड़ी है? वो स्वयं स्मृति है स्वयं स्मृति है वो। हाँ, इंद्रियों का जो मिलन जहां होता है उसे हम मस्तिष्क कहते हैं, और वो एक समरूप अनुभव देने का काम आता है, इतना हमें पता है। इंद्रियों के अनुभव भी स्मृति में ही जाते हैं, कारण शरीर में जाते हैं, इसलिए वो कड़ी का भी कार्य करता है। जय ने कहा है, हमें वैसे तो पढ़ाया जाता है कि न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्सिस बनते हैं, उससे मेमोरी स्मृति बनती, हो सकता है, लेकिन वो उसी परत की स्मृति है। जैसे डीएनए आपके सबसे मूलभूत स्मृति है, वहां पे कोई न्यूरॉन नहीं, कोई साइनेप्स नहीं, फिर भी स्मृति कहलाती वो स्मृति ये बताती कि नई कोशिका को कैसे बनाना है, नई कोशिका क्या काम करेगी, क्या प्रोटीन बनाएगी, कैसे विभाजन होगा, कितने दिन रहेगी वो, ये सारी चीजें उस स्मृति में भरी है, जो कि न्यूरॉन और साइनेप्स नहीं बता सकते, वो नहीं कर सकते काम। इस तरह से सभी परतों की विभिन्न स्मृतियां हैं, विभिन्न तरीके हैं उसको बनाए रखने के, और ये बड़ा विज्ञान है। एक दो चीजें जान लेने से कोई कुछ नहीं जानता, माया बहुत बड़ी है। संदीप ने कहा है, ध्यान करते समय स्मृति पटल पर कई बार कुछ चेहरा उभर आता है जिससे मैं कभी नहीं मिला। क्या स्मृति कारण शरीर से आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यदि चेतना अवस्था में है आप, कोई साधना अच्छी चल रही है आपकी, अंधाधुंध साधना नहीं है, अच्छी है, तो कभी ऐसे चेहरे या कभी कभी ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, वाणी सुनाई देगी, जो लगता तो है मैं जानता हूं लेकिन कभी देखा नहीं। और ये स्मृतियां कारण शरीर की है, ये स्मृतियां कारण शरीर की। हंसते हुए चेहरे आएंगे सामने और मुस्कुराते हुए चेहरे, ऐसे लगेंगे कि मेरे परिवार के लोग हैं, जानता हूं, मित्र हैं, लेकिन एक तरह का सूक्ष्म अनुभव है और वो कारण शरीर की स्मृतियां प्रकट हो रही है। कारण शरीर नहीं तो महापरिवार है, लेकिन महापरिवार तक बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, कारण शरीर तक आप पहुंच सकते हैं ध्यान में। सौरभ ने कहा, अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य क्या है और क्या वो प्राप्त होने के बाद खो तो नहीं जाएगा, या फिर अध्यात्म भी एक कला के समान है? अध्यात्म अर्थात मेरे बारे में
मेरा ज्ञान, मेरा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, यही अंतिम है। जान लीजिए मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। ये जानने के बाद कुछ बचता नहीं जानने का। जो बचा है वो माया है। वो आपकी रुचि के अनुसार उसका अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जान पाएंगे उसे, कभी नहीं जान पाएंगे माया को। और क्या वो प्राप्त होने के बाद खो तो नहीं जाएगा? जाएगा, खो जाएगा तो खो जाएगा। ज्ञान भी वृत्ति है, चली जाएगी तो चली जाएगी। लेकिन अगर वो ज्ञान इतना शक्तिशाली प्रबल तरीके से हुआ है कि छप गया है उस स्मृति में, तो उसकी विस्मृति होने के बाद भी प्रकट हो जाएगा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी घटना से वापस याद आ जाएगा। गुरु आके वापस याद दिला देता है, या जो बाकी के साधक है उनको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये ज्ञान था। चित्त की अवस्थाओं में भेद कौन जानता है, इसके शून्य मिले प्रीति को। कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है। तो हाँ, सत्संग में डाल दिया जाएगा प्रश्न को। अंकुश का तो उत्तर ही रेडी है कि बुद्धि अवस्था में भेद करती, क्योंकि बुद्धि को जागृत अवस्था स्थायी प्रतीत होती है, स्वप्न अवस्था अस्थायी, इसलिए वो भेद करती। जबकि दोनों एक ही, नियम अलग है, स्मृति मात्र। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अंकुश ने जो बोला है। जबकि प्रीति ने क्या बोला, अनुभव करता जानता है हर अवस्था को। देखिए, जानता नहीं है वो, साक्षी है, साक्षी। अनुभव करता से पूछेंगे स्वप्न और जागृति में क्या भेद है, तो क्या जवाब आएगा अनुभव करता का? तो वैसे ही टकटकी लगा के देखता रहेगा। भेद? कौन सा भेद? क्या पूछा? उसको कुछ नहीं पता, वो भोला है ना। शिव का एक नाम भोले है। क्यों? कुछ नहीं पता, अनुभव करता, कुछ नहीं जानता, साक्षी है। बुद्धि जानती है, स्मृति जानती भेद। स्मृति कारण है भेद जानने का। शिवम ने भी कहा है स्मृति कारण, प्रज्ञा ने भी कहा चित्त ही जानता है। हाँ, अभिनेश ने कहा खुद चित्त जानता है स्मृति की वजह से। हाँ हाँ, कुणाल ने कहा चित्त भेद करता है, मैं उसका साक्षी हूँ। हाँ, ये जो भेद हो रहा है अवस्थाओं में, मैं उसका साक्षी हूँ। ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जो हूँ अनुभव करता, दृष्टा, वो जानता है। नहीं, ज्ञान का भी दृष्टा है, जानने का भी मैं दृष्टा हूँ। एक कदम पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे हट के देखिए मैं कौन हूँ। मुझ में ज्ञान नहीं है और मुझ में अज्ञान भी नहीं है, मैं निर्मल हूँ, जो सामने आ जाए उसका दृष्टा हूँ। तो क्या होता है कि अवस्था बदलती है, और अगर वो स्मृति में छप गई हो, बदलाव छप गया, तो ज्ञात होता है कि हाँ अवस्था बदली है। ध्यान दीजिए, अगर वो स्मृति में छपे नहीं तो पता नहीं चलेगा किसी को। इससे मैं कहता हूँ स्मृति पुल ना बने एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच में, कोई नहीं जान पाएगा बदली या नहीं बदली। कैसे पता हमें? हमारा अनुभव यही कहता है कि जब जागृति से स्वप्न में जाते हैं और ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। हाँ, माधुरी ने लिखा है, हाँ, जागृत स्वप्न, किसी की चेतना नहीं है। मान लीजिए स्वप्न अवस्था में चेतना नहीं आई है, तो सपने में क्या होगा? पुल नहीं बनेगा और आप भूल जाएंगे कि मैं क्या था जागृति में, ये मनुष्य रूप क्या था, भूल जाएंगे। और जो स्वप्न है उसी को सत्य मान लिया जाएगा। और ये सबके साथ होता है, कम से कम जिनकी चेतना नहीं उनके साथ हमेशा होता है ऐसा, कि भुला दी जाती है जागृति सब, और जागृति में आगे सपना भुला दिया जाता है। 5 मिनट में भूल जाता है सारा, क्योंकि अब जागृति में आ रहे हैं और जागृति में चेतना अधिक रहती है आम आदमी की थोड़ी सी, तो वो पुल बनने लगता है। लेकिन क्योंकि हम इतने व्यस्त है जागृति में, वो भुला दिया जाता है, उसे कोई महत्व तो समझा नहीं जाता। तो इसलिए एक आम आदमी का जीवन खंडित है, खंडित, उनकी अखंड चेतना नहीं है। और फिर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अनुभव करता कहाँ चला जाएगा मृत्यु के बाद, और नींद आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, और ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि चेतना ना के बराबर है, नित्यता नहीं आई है उनके अनुभव में। जबकि जो स्थायी चेतना में है, जिसे हम तुर्यावस्था कहते हैं, उसके सामने कोई प्रश्न नहीं आएगा इस तरह का। स्थायी है, अनुभव स्थायी है बोलेगा, अनुभव करता भी स्थायी है। जो सपना है वो निरंतर है, एक ही सपना है, नए नए रूप में आता रहता है ना। जैसे हिंदी पिक्चर है, एक ही कहानी है हर पिक्चर में वही कहानी दोहराती रहती है। तो ये सारा जीवन हिंदी पिक्चर है, वही दोहराता रहता है हर अवस्था में। हमें वही देख के मजा आता है। क्यों? पिछली पुरानी पिक्चर भूल जाते हैं हम, इसलिए उसका आनंद आता है। याद रहने लगे तो विरक्ति आ जाएगी। इसलिए स्वप्न अवस्था के प्रयोग सुझाए गए हैं आप लोगों को। जिन्होंने वो कर लिए उनकी विरक्ति 10 गुना हो जाएगी जागृति से। आपने जागृति को ही सच मान लिया है, यही भूल है। सारे प्रमाण देने के बाद भी चित्त को फर्क नहीं पड़ता कुछ, उसको अप्रोक्ष अनुभव चाहिए होता है, उसको गर्म तवा छूना पड़ता है, तब वो सुधरता है।
जिनकी रुचि है स्वप्न अवस्था का प्रयोग जरूर कीजिए। अच्छा, माधुरी ने कहा मृत्यु के बाद भी ऐसा ही होगा, स्मृति नहीं रहने से? हाँ, पता नहीं चलेगा मृत्यु हो गई या नहीं, भुला दी जाएगी जागृति सपने की तरह। जिनकी चेतना नहीं है वो मृत्यु में निरंतरता प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत महत्व है चेतना अवस्था में रहने का, साक्षी भाव में रहने का बहुत महत्व है। जिनको इन चीजों में रुचि है उनके लिए। ज्ञानी बोलता है जो होगा वो ठीक ही होगा मृत्यु होती नहीं है बोलेगा ज्ञानी, मृत्यु तो होती नहीं है ज्ञानी की, तो मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन जो हाँ बाकी मार्गों से आए उनको बड़ा महत्वपूर्ण लगता है कि निरंतरता होनी चाहिए मेरी, क्योंकि उससे फिर वो डर चला जाता है मृत्यु का। जिनकी स्मृति पुल नहीं बना जागृति मृत्यु के बीच में, अब वो डरते रहते बेचारे मेरा क्या हो गया, वो भूल जाते हैं। पुनर्जन्म निश्चित है। कैसा पुनर्जन्म? हिंदी पिक्चर की तरह रिपीट होने वाला, वही होने वाला है अगले जन्म में भी, वही होने वाला है, दोहरा होगा, प्रगति नहीं होगी। थोड़ी सी चेतना आवश्यक है, बुद्धि चलना आवश्यक है, ऊपरी परत जागृत होना आवश्यक है, तब देवयोनि निश्चित है। कर्तरी सब लोग प्रयोग काम की चीज है। हृदयेश्वरी ने पूछा है यदि चेतना के साथ साधना जन्मों जन्मों की है तो ज्ञान मार्ग को शुरू होते ही समाप्त होने वाला मार्ग क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा भूल जाते हैं ना। अगर आपने बिल्कुल मन लगा के साधना की होती तो भूलते क्यों? ज्ञान तो एक ही बार काफी है तो वो शुरू होते ही समाप्त हो जाता है ज्ञान, लेकिन आप उसे भुला देते हैं, फिर इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। वो कारण शरीर में संस्कार पड़ा है अभी भी, गुम नहीं हो गया, खोया नहीं, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया जा रहा। तो सबसे बड़ी साधना तो यही है, स्मरण। उसको महत्व दीजिए उस ज्ञान को, ताकि दोबारा ना करना पड़े सब कार्यक्रम और गुरु गुरु चक्कर में ना पड़ना पड़े क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि आप संपूर्ण ज्ञान के साथ जन्म लेंगे, जन्म ही नहीं होगा। यदि आपने साधना अच्छी कर ली है तो मनुष्य जन्म से मुक्ति हो जाएगी, फिर ये शंका नहीं रहेगी कि ज्ञान मार्ग दोबारा क्यों शुरू हो गया इसलिए हम चरण 4 करवाते हैं आपसे। मैं कहता हूँ कि साधना नहीं करनी है आपको, नहीं। देखिए आप में रुचि है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने वो पढ़ाकू बच्चे देखे होंगे, चश्मा लगा के, वो छोटे से होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। उनको तो बोलना भी नहीं पड़ता कि पढ़ाई करो, क्यों? रुचि बहुत है उनमें, उनका जीवन ही वो है, उनका प्रारब्ध भी वो है, किताबें पढ़ना, सारा ज्ञान उसमें से निचोड़ लेना, सोख लेना। किसको बोल कहा जाता है कि तुम पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे, या गधे चराओगे बड़े होके? जिनकी रुचि नहीं पढ़ाई में। ऐसे ही साधना उनको दी जाती है जो अभी तक महत्व नहीं समझ पाया उस बात का, जिनका प्रारब्ध नहीं है ज्ञान, या इतने स्थापित नहीं हो पाया, उनको उसका मोल नहीं पता चला, उनको हीरे मोती दे दिए गए हैं, अभी भी वो माया के कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं। इसलिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा गुरु ढूंढना पड़ता है, दोबारा ज्ञान लेना पड़ता है। वो 3 घंटे दोबारा नष्ट होते हैं कि जो त्रिज्ञान वाले, कभी कभी माया ऐसा खेल खेल लेती है कि आपका वो जीवन अज्ञान में चला जाता है। पहले इच्छा पूरी हो जाती है, आप क्या करूं? हाँ, जैसे ये प्रश्न आ जाए मन में कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया मैंने तो माया के चक्कर में बिता दिया इसको अज्ञान में, अब इच्छा आएगी अध्यात्म की, अब मन लगेगा जानने में स्वयं को। तो हाँ, ज्ञान मार्ग में कोई समस्या नहीं, ज्ञान मार्गी में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। वेदांश ने कहा है यदि किसी साधक की मृत्यु चेतना के प्रकाश में होती है तो क्या इस जीवन काल में जो भी ज्ञान अर्जन किया गया वो अगले जन्म में स्मृति में पूरा पूरा छपा रहेगा या नष्ट हो जाएगा? 100% कहना तो संभव नहीं है, जब यह होगा तो आप स्वयं जान जाएंगे। लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी स्मृति रह जाएगी, क्योंकि चेतना का कार्य क्या है कि स्मृति पुल बनाना। जैसे आप जागृति से स्वप्न में यदि संपूर्ण चेतना में जाते हैं तो जागृति में जो स्मृति है वो वहाँ याद की जा सकती है स्वप्न में, कि मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, शहर में ये काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, आदि आदि, जो कि सामान्य सपन में चली जाती है वो स्मृति, उसको याद नहीं किया जा सकता जागृति की स्मृति को, क्योंकि पुल नहीं बना है, हम कहते हैं एक संपर्क नहीं बना है दोनों स्मृतियों में। परंतु यही चेतना में किया जाए, चेतना बनाए रखी जाए, जब अवस्था बदलती है जागृति से स्वप्न की तरफ और आपकी चेतना है तो ये स्मृति पुल अपने आप बन जाता है। इस प्रयोग से आप जान सकते हैं कि हाँ, चेतना का कार्य स्मृति पुल बनाना है, या उसका परिणाम है ये प्रभाव है वो चेतना होने का कि स्मृति पुल बन ही जाता है अपने आप। इसी प्रकार जब अवस्था जागृति से मृत्यु की होगी, बदलेगी,
और वहाँ पर चेतना के प्रकाश है, तो एक स्मृति पुल बन जाएगा कि इस जन्म में, इस जीवन में जो भी आपकी स्मृति में है, जिसमें ये ज्ञान भी है, वो भी मृत्यु के उपरांत जो अवस्था है, मृत्यु के बाद की अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था जिसको हम कहेंगे, उसमें भी याद आ जाए। और अब सूक्ष्म अवस्था में जब तक भी रहेगी वो स्मृति आपको मिलेगी। अब अगले जन्म में क्या होगा? अगला जन्म अर्थात कारण अवस्था में जाकर वापस स्थूल रूप में प्रकट होना, यहाँ पर बताना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि यदि उस स्मृति का कोई गहरा संस्कार पड़ा है कारण शरीर पे, तो वो वापस प्रकट हो सकती है। मृत्यु उपरांत, ठीक मृत्यु के बाद थोड़ी सी स्मृति रहना काफ़ी संभावना है, एक एक शब्द हो सकता है याद आ जाए, किंतु अगला जन्म अर्थात आपको कारण अवस्था से जाना पड़ेगा। यहाँ पे सूक्ष्म भी छूट जाता है और कारण रह जाता है, और उस कारण शरीर में, कारण स्मृति में केवल संस्कार रहते हैं जो नए जीव को मिलते हैं। सारी की सारी जानकारी शायद ही पहुँचे अगले जन्म में, किंतु संस्कार मिल जाएंगे। यदि वो इतना गहरा है संस्कार, तो अगले जन्म में भी वो प्रकट होगा। और सभी जानते होंगे कि 2-3 घंटे में पूर्ण ज्ञान वापस आ सकता है, संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। जैसे ही वो छोटा जो बच्चा है, छोटा शरीर, वो इस काबिल होगा कि वो भाषा समझ पाए, उसकी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसको 2-3 घंटे में सारा ज्ञान वापस हो सकता है। बस वो संस्कार होने चाहिए उसमें कि मुझे ये चाहिए, और ये किसी भी गुरु द्वारा देखा जा सकता है। किसी भी अनुभवी गुरु के सामने उस बच्चे को लाया जाए, वो देख सकते हैं, और हम कहते हैं वो स्मृति वापस प्रकट हो रही है, किंतु वो संस्कार वापस आ रहे हैं। यदि उस जीव ने इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसा संभव हो जाए कि जाति स्मृति तक उसके साथ जाए, जिसको हम कहते हैं जाति स्मृति, कि पूर्व जन्मों में क्या हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ यादें रह जाए कि मैंने ये ज्ञान लिया था, वो ज्ञान लिया था, ये गुरु थे, वो गुरु थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य रूप लेना बहुत सीमित हो जाना है। हाँ, यदि कोई इतना ऊपर पहुंच जाता है कि इतनी प्रगति कर लेता है कि चेतना में जन्म भी ले सकता है, संपूर्ण चेतना में जन्म भी ले सकता है अपनी इच्छा से, जैसे इच्छा मृत्यु होती है वैसे इच्छा जन्म भी होता है, तब वो संपूर्ण ज्ञान के साथ यहाँ आएगा। लेकिन यदि कोई इतना प्रगति कर गया है तो वो गर्भ रीति से जन्म नहीं लेगा। अब ये क्या होता है, ये कौन सी रीति होती है, बहुत से लोग पूछेंगे। तो ये अब तंत्र का विषय है कि किसी भी लोक में प्रकट होने के लिए, किसी भी लोक का अनुभव करने के लिए 3 विधियां हैं, 3 रीतियां हैं जिससे जन्म लिया जा सकता है। तो जो गर्भ विधि है उसमें स्मृति का लोप हो जाता है, इसलिए कोई भी इतना अधिक विकसित जीव इस विधि से जन्म नहीं लेगा। यदि जन्म लेगा तो कुछ न कुछ स्मृति से उसको हाथ धोना पड़ेगा। अब ये बड़ा उन्नत विषय है, क्योंकि यदि इतना विकसित जीव है तो उसका संपर्क गुरु क्षेत्र से, उनके गुरुओं से, अन्य जीवों से बना रहेगा, और वो उसको याद दिला सकते हैं वहीं बैठे बैठे कि आपका जन्म हुआ है लेकिन आप ये थे, याद करो थोड़ा, और थोड़ी सी प्रेरणा से वो याद आ सकता है। लेकिन जो आम साधक है उसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो जो आम व्यक्ति है वो तो कुछ नहीं है, उसका तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिसने थोड़ी बहुत भी साधना की है, संकल्प शक्ति का प्रयोग किया है, उसको यही ज्ञान दोबारा मिल जाएगा, नए जैसा। पुराने से आसक्ति रखना ठीक नहीं है, खासतौर से इस अवस्था में जब आप मनुष्य रूप में है, विकास नहीं हुआ है किसी मनुष्य के ऊपर की योनियों में, तो ये उम्मीद रखना कि ऐसा होगा ठीक नहीं है। इतना हो सकता है कि आप अगर अच्छा संकल्प कर ले मजबूत कि कोई भी जन्म हो, मेरा यही मार्ग रहे, मुझे यही ज्ञान हो, तो वो हो सकता है, वो संभव है अभी आपके लिए। स्मृति नश्वर है, उसको स्थायी रखने के प्रयास ठीक नहीं है, व्यर्थ है, बेकार का है। उसका नवीनीकरण उपयोगी है, हाँ, कि वही अनुभव दोबारा हो जाए, मुझे 2 घंटे में वापस ज्ञान हो जाए संपूर्ण, क्योंकि ज्ञान तो छोटा सा है, 2 घंटे में हो सकता है। और फिर इस तरह की इच्छाएं रखना, वो इस तरह की संभावना को जन्म देगा कि मुझे वही गुरु मिले, मुझे वही मार्ग मिले। और इसमें बुद्धि का इतना हाथ नहीं है, देखिए भावनाओं का हाथ है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भावनाओं से कारण शरीर में ज़्यादा गहरे संस्कार पड़ेंगे, बुद्धि से नहीं। आप कितना भी सोचते रहें यही हो जाए, वो हो जाए, कुछ खास नहीं होगा। अगर आप में वो भाव है कि मैं ये इसी मार्ग में रहूं, यही इसी प्रकार के गुरु मिले, इसी प्रकार का ज्ञान मिले, ये भावना प्रबल है, तो वो संस्कार भी मजबूत बनेंगे। और जो सबसे प्रमुख भावना है आप जानते हैं, वो प्रेम भाव है। मार्ग से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो 100% तय है कि आने वाले सभी जन्मों में वही मिलेगा।
बुद्धि का यहाँ पे इतना ही कार्य है संकल्प धारण करने का कि ऐसा ही हो। रवि ने कहा है कारण शरीर का निर्माण या जन्म कैसे होता है, कैसे एक कारण शरीर एक विशेष इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक विशेष लोक के मन और शरीर को नियंत्रित करता है। क्या इसकी अपनी मानसिक संरचना है जिसमें बुद्धि और ज्ञान शामिल है जो मनुष्य के समान काम करता है, और यदि कारण शरीर इतना विकसित है तो उसमें इच्छा क्यों है। हाँ, ये कारण शरीर की रामायण है। देखिए कि जन्म कैसे होता है, स्मृति से। जो भी विश्व स्मृति में संस्कार जमा होते जा रहे हैं बीज रूप में, उन्हीं को हम कारण शरीर कहते हैं। जब उसमें मैं का भाव उठता है कि ये मैं हूं, अपने आसपास जो संस्कार पड़े हैं उसको एक वृत्ति चलती है, उसमें अहम वृत्ति मैं, तब उसको हम व्यक्ति कारण शरीर कहते हैं। वो व्यक्ति का कारण शरीर हो गया क्योंकि उसमें अहम आ गया। अब जो भी वहां इच्छाएं उठेंगी जो कि विश्व स्मृति की है, विश्व चित्त की इच्छाएं हैं, वो सुखता मेरी है, और बाकी यंत्रवत उसके आसपास वो रचनाएं दिख पड़ती हैं और वो संसार शुरू हो जाता है। जन्म, हम उसको कहते हैं जन्म होना। और कैसे वो अपने लिए विशेष लोक और शरीर को चुनता है, नहीं चुनता नहीं है, वो तो भ्रम है कि मैं चुनता हूं, मेरी इच्छा से हो रहा है, अपने आप होता है, जिसके पीछे संकर्षण का नियम है। यदि आपने देखा हो वीडियो तो चित्त के नियमों का, संकर्षण के नियम के कारण जो भी उसमें इच्छाएं संग्रहित हैं, वासनाएं संग्रहित हैं, ठीक वैसा वातावरण में वो स्वयं को पाता है। क्यों? न स्थान है वहां, न समय है। क्या उसमें अपनी मानसिक संरचना है? हाँ, जिनको हम कहते हैं बीज हैं कर्मों के, एक तरह की स्मृति है बस। क्या उसमें बुद्धि और ज्ञान शामिल है? बुद्धि और ज्ञान के बीज हैं उसमें। अगर उसको सही वातावरण मिले, सही शरीर और सही मानसिक परतें मिले, तो वो अंकुरित होता है बीज, तो फिर से बुद्धि और फिर से ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य के समान नहीं है ये। क्यों? बीज रूप में है, छुपा हुआ है, अदृश्य है। जब तक वो प्रकट नहीं होगा किसी लोक में, किसी जीव रूप में, तब तक न पता चलेगा कि बुद्धि है, न पता चलेगा कि ज्ञान है। तो कारण शरीर इतना विकसित है तो उसमें इच्छा क्यों है? नहीं, इच्छाएं ही कारण शरीर है। कारण शरीर की परिभाषा है इच्छाओं का संग्रह, कर्मों का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह। जब वो स्मृति गति करती है उसको हम इच्छा कहते हैं। ऐसा नहीं कि कारण शरीर एक वस्तु है जिसमें इच्छाएं आ गई है कहीं से, नहीं, इच्छाएं ही कारण शरीर है। वो इच्छा ही प्रकट होती है अलग अलग रूपों में। प्रवीण ने कहा है एक वीडियो में कहा गया था कि विश्व स्मृति के परे संभावित स्मृति जो विश्व स्मृति से संभावना के दृष्टिकोण से कई गुना बड़ा है, और ये संभावित स्मृति और विश्व स्मृति दोनों अनुभवकर्ता के आकाश में हो रहे हैं। तो विश्व स्मृति की सीमा के परे जो भी है उसका अनुभव अनुभवकर्ता को कैसे होता है? नहीं, संभावित स्मृति परिकल्पना मात्र है, उसका कोई अनुभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी अनुभव हो रहे हैं आपको संभावित स्मृति के ही हो रहे हैं। सब कुछ उसी में प्रकट होता है, उसी में विलीन होता है। सब कुछ संभावना मात्र ही है। शून्यता में ही अनंत संभावना है, बस उसमें से थोड़ा सा भाग प्रकट हो जाता है। अनंत संभावना में से सीमित संभावना प्रकट हो जाती है, उसी का अनुभव होता है। लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? उस अनंत संभावित स्मृति का ही अनुभव हो रहा है, छोटे छोटे रूपों में। और ये कहाँ हो रहा है? अनुभवकर्ता के आकाश में, उसी पर्दे पे जहाँ पे अनंत संभावना है, थोड़ा सा प्रकट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो चक्र है वो कभी समाप्त नहीं होता, अनंत है वो। और वो अनंत होकर भी अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि संभावना मात्र है है नहीं कुछ। तो हमने इस तरह के भाग क्यों बनाए स्मृति के, जिनको स्मृति की परतें कहा गया है? स्मृति में परतें क्यों बना दी गई? ताकि समझना आसान हो जाए। अगर मैं आपको बता दूं कि सब कुछ संभावित स्मृति ही है, कुछ है नहीं, शायद नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपका जो अभी सामने जो अनुभव है वहाँ से शुरू किया जाता है। क्या है इस अनुभव के परे, क्या है इस अनुभव के पीछे, क्या है, ये दिखाने के लिए स्तर बना दिए गए, उसके परतें बना दी गई है, अनुभव की परतें। इन्हीं का नाम है चित्त की परतें। तो संभावित स्मृति न केवल सबसे ऊपरी है, सबसे नीचे भी वही है। ध्यान दीजिए परतों के चित्र में क्या दिखाया गया है। सबसे नीचे संभावित स्मृति है, फिर कुछ प्रकट होती संभावना स्वयं संगठित होती है, ऐसी होती है वैसी होती है। ऊपर विश्व स्मृति, उसके ऊपर क्या है? फिर से संभावित स्मृति है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो भी प्रकट हो रहा है संभावित स्मृति के अंदर ही हो रहा है।
विश्व स्मृति की ये परिभाषा है कि उसमें सब कुछ आ जाता है, और संभावित स्मृति की परिभाषा है कि उसमें विश्व स्मृति की संभावना है। तो विश्व स्मृति की सीमा के परे अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो संभावना मात्र है, और जो भी अनुभव होता है उस संभावना का ही होता है। ये दो स्तरों पर आपको समझना चाहिए क्या कहा जा रहा है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास एक कागज है, सफ़ेद कागज, उसमें कितने चित्र बन सकते हैं, कौन बताएगा? आपके पास एक पेंसिल है, उस सफ़ेद कागज पे कितने चित्र बन सकते हैं? अरुण, प्रवीण, सुवेद, अनंत चित्र बन सकते हैं। ऐसे कैसे? अब वो तो सफ़ेद है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, संभावना कहाँ से आ गई उसमें? देखिए, इसीलिए संभावना है क्योंकि वो खाली है, शून्य है, इसीलिए उस पर अनंत चित्र बन सकते हैं। अगर उस पर कोई पहले से चित्र बना होता तो अब जगह कम है उसमें। अब ये जो अनंत चित्र बन सकते हैं वो भरते रहते हैं उसमें, जो प्रतीत होता रहता है उस पर, कभी ये चित्र कभी वो चित्र। इसका नाम है विश्व स्मृति। आपको क्या दिख रहा है? आपको सफ़ेद कागज ही दिख रहा है, किंतु अलग अलग रूप ले रहा है, अनंत रूप, संभावना ही दिख रही है आपको, लेकिन अब उसका नाम विश्व स्मृति रख दिया गया है। तो जो प्रकट हुआ है वो छोटा भाग है, मैं कहता हूँ, जो अनंत है उसका। हाँ, क्योंकि और प्रकट हो सकता है, संभावना अनंत है, जो प्रकट है हो सकता है वो सीमित दिखाई दे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सीमित वो भी नहीं है। मनुष्य की सीमा है, विश्व चित्त की नहीं। संभावना सीमित है, मनुष्य की सीमा है, इसलिए एक बार में छोटा सा अनुभव होता है उसको। तो ये सफ़ेद कागज का उदाहरण, उपमा बहुत अच्छी है जानने के लिए। इसी उपमा से आप चित्त के सारे नियम बना सकते हैं। देखिए, इसी उपमा पर आप मनन करें थोड़ी देर, चित्त के सारे नियम वहाँ से निकल सकते हैं। कि आपके हाथ में पेंसिल है जो काले अक्षर बनाती है, काले चिन्ह बनाती है, बस। तो द्वैत का नियम आ गया। देखिए कि सफ़ेद भी होगा, काला भी होगा चित्र, और बिना कालिख लगाए चित्र नहीं बन सकता, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। काला सफ़ेद में बदलेगा, सफ़ेद काले में बदलेगा, ध्रुवीयता का नियम आ गया। आप एक जगह कुछ काला करेंगे तो वहाँ पे कुछ और बनाना संभव नहीं है, उसका परिणाम आकर रहेगा, वो प्रकट होकर रहेगा, कर्म का नियम। ऐसे बैठकर मनन कीजिए, एक छोटे से उदाहरण से चित्त के सारे नियम निकाले जा सकते हैं बैठे बैठे। इसलिए उसको स्मृति कहा गया है। क्यों? स्मृति का अर्थ मिट्टी, मिट्टी में आप कुछ भी बना सकते हैं। मृतिका, जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो बहुत आगे थे हमसे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उन्होंने ये सब देख लिया। तो अभी शायद मिट्टी का उदाहरण इतना अच्छा न लगे लोगों को, तो ये कागज़ और चित्र का उदाहरण बहुत अच्छा है। चित्त की समझ आ जाएगी आपको अचानक, इस तरह से मनन करेंगे तो। प्रशांत ने पूछा है, क्योंकि स्मृति समयहीन और स्थानहीन है और स्मृति केवल संभावना मात्र है जो कि पहले से ही प्रकट है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सारा भूत, वर्तमान, भविष्य और हर एक घटना पूर्व निर्धारित है। सब कुछ पहले से ही हो चुका है और यहाँ कुछ भी नया नहीं घट रहा। हाँ, शायद ऐसा कहा गया है कार्यक्रम में भी कि जो भी घट सकता है वो पहले से ही स्मृति में है, अब वो बस दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो व्याख्या मात्र है अनुभव की। इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है अनुभव की। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम सिनेमा के रूप में देते हैं कि वो फिल्म में सारे चित्र पहले ही छपे हुए हैं, शूटिंग हो चुकी है सब। अब वो फिल्म जो है स्मृति की तरह है, जिसमें सब छपा हुआ है, बस वो चलाई जा रही है सिनेमाघर में। और जो जानता नहीं कि वो स्मृति से आ रहा है वही सोचेगा कि सच में हो रहा है, ये घट रहा है। यहाँ तक कि वहाँ कारण प्रभाव भी दिखाई देगा, जबकि आप स्मृति में देखेंगे तो कुछ नहीं है। अगर वो प्रकाश बंद हो जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर प्रकाश से संभावना प्रकट हो जाती है, कुछ होने की, कुछ दिखने की संभावना। तो वो सारी की सारी रील पहले ही हो चुका है सब कुछ। ये बड़ा सरल सा उदाहरण है। अब मान लीजिए उस एक सिनेमा की रील की जगह 1000 रीलें हैं। अब हम कहते हैं सब कुछ हो चुका है, और ये विश्व स्मृति ऐसी ही स्मृति है, अनंत संभावना है। तो क्या सब कुछ हो चुका है? क्यों समय नहीं है? हाँ, जब भाषा का उपयोग किया जाए तो यही वाक्य निकलेगा। लेकिन क्या कोई समझ सकता है इस बात को? नहीं, समझ के परे है। कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आता। सब कुछ हो चुका है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अब बुद्धि इतनी नहीं चलती। स्थानहीन है, समयहीन है, इसका अर्थ क्या है? नहीं जाना जा सकता। वो आपकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। हाँ, कि स्मृति का ये स्थान है, स्मृति यहाँ से शुरू होती वहाँ समाप्त होती, इतने बजे से उतने बजे, इस तारीख से उतने इस तारीख, ये सब मान्यताएं समाप्त की जा सकती है।
और अंत में ऐसे विचित्र से वाक्य निकल के आते हैं फिर कि हाँ, सब कुछ तो पहले ही है, न भूतकाल है, न वर्तमान, न भविष्य है, तो सब घट चुका है। हाँ, इसको और सरल भाषा में कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है हम लिखवा के लाए हैं, भाग्य में लिखा है। और भाग्य का अर्थ ही होता है पूर्व निर्धारण। लिखने का यहाँ क्या अर्थ है कि छपा हुआ कहीं स्मृति में। तो इस बात में आप सत्य भी ढूंढ सकते हैं कि हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है। जब नहीं होता तो हम कहते मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बड़ी विचित्र चीज़ है माया, बड़ी विचित्र है। इसको आप समझने जाएंगे सिर दर्द हो जाएगा। बस जो मोटी मोटी मान्यताएं हैं आपकी, उतना नाश हो जाए बहुत है। थोड़ा सा विज्ञान जान जाए आप, बहुत है। और आप गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे बुद्धि की सीमा के परे हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई नहीं जान पाएगा, शायद कोई जान पाए। मनुष्य के ऊपर विकास होने के बाद कुछ थोड़ा और जान जाएंगे, स्मृति के रहस्य, माया के रहस्य। मनुष्य रूप में थोड़ा सीमित है ज्ञान, ऐसा लगता है काल्पनिक है। कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ इस बारे में माया का, ऐसा लगता है ये तो बस पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं कभी भी कट सकती है पतंग, तो निराधार लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा अंदर आप जाएंगे तो आप भी ऐसे ही बोलने लेंगे जैसे कोई रहस्यवादी बोलता है। लेकिन आप कितने भी विकास हो जाए, कितना भी हो जाए विकास इस जीव का, किसी भी योनि में पहुंच जाए, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। माया का ज्ञान असंभव है। क्यों? क्योंकि जानने का कुछ है नहीं वहाँ। आप ये जानेंगे नहीं ऐसा होता है, अगले दिन देखेंगे उसका ठीक विपरीत प्रकट हो गया वहाँ। बड़ी विचित्र चीज़ है। जो परिवर्तनशील है उससे ज्ञान नहीं होता, जो परिवर्तनहीन है उसका भी नहीं होता, क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ जानने का। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, मान्यता हटा दी जाती है, शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। वो शुद्ध बुद्धि ही आनंद और शांति के कारण है। मनोज ने पूछा है, हम सबका ये अनुभव रहा है कि हमें बाहर की दुनिया की बहुत जानकारी होती, किंतु हमें स्वयं के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं होती? क्या इसके पीछे हमारे दृढ़ कर्म होते हैं? तो आपने शब्द बहुत अच्छा उपयोग किया, जानकारी। हाँ, बाहर की जो चीज़ें जानकारी होती है, अनुभव तो कुछ खास होता नहीं, केवल जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। तो जानकारी ऐसी सुनी सुनी पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, बहुत है, तो आपको अनुभव बहुत कम है, और अनुभव होने के बाद भी ज्ञान बहुत कम है। तो स्वयं के बारे में जानकारी आपको कितनी मिल जाए उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, सभी जानते हो, सबको जानकारी होगी ये। लेकिन क्या उसको ज्ञान कहते हैं? नहीं, बेकार है, विचार मात्र है बस मन में। तो क्यों नहीं होता ज्ञान? क्यों नहीं होता फिर? क्या हमारे कर्म है? अभी यही तो प्रश्न आया था परीक्षा में कि अज्ञान के क्या कारण है, क्यों नहीं होता ज्ञान, क्यों नहीं होता ज्ञान ना होने के क्या कारण है? जैसे कि उन्होंने बताया, न मार्ग है न गुरु है। इसलिए आम व्यक्ति उस सारी जानकारी को जो बटोर के बैठा है, जानकारी के पहाड़, उसी को ज्ञान मान लेता है। 10 वीडियो देख लेता है, बहुत ज्ञान हो गया आज। कचरा है, ज्ञान नहीं। अज्ञान का कारण भी अज्ञानी है कि मान लेना कि वो जो भी मैंने जानकारी इकट्ठी की वही मेरा ज्ञान है। तो अज्ञान की परतें बहुत है, देखिए अज्ञान बहुत गहरा है। और ये सब मान लेना कि मेरे कर्म सही नहीं है, ये मान लेना कि मैं गलत परिवार में पैदा हुआ हूँ, या मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, ये और बड़ा अज्ञान है फिर। तो अज्ञान के कारण गिनाए गए हैं कार्यक्रम में, जिस वीडियो का नाम है अज्ञान के साधन। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए वो वीडियो, जिसमें ये बताया गया कि किन कारणों से अज्ञान होता है। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो आप बोध होते हैं, आपको ज्ञान तो होता ही नहीं है, लेकिन अज्ञान भी नहीं होता, शुद्ध होता है। उसके बाद आप जिस वातावरण में हैं वो निर्धारित करता है कि ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। इसलिए अगर मार्ग मिल जाता है व्यक्ति को, गुरु मिल जाता है, मतलब वो अब अनुकूल वातावरण में अब ज्ञान होकर रहेगा। मैंने एक चीज़ देखी, जो अध्यात्म में आ जाता है छोड़ नहीं पाता उसको, जो गुरु के सानिध्य में आ जाता है, भले ही वो नफरत करे गुरु से, छोड़ नहीं पाता। सत्य कांटे की तरह है, आप उसके नकार नहीं सकते, वो चुपता रहता है, अनदेखा नहीं कर सकते। सो भी जाए तो भी वो दर्द होता रहता है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। तो ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, गलत जगह पैदा हो गया, गलत कुल में, मेरे तो माता पिता अज्ञानी है, या मेरी शादी ऐसे आदमी से हो गई जो अज्ञानी है, अब मैं क्या करूँ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अज्ञान बहुत गहरा है। अगर आप स्वर्ग में भी जन्म लें तो भी अज्ञान हो जाता है, बहुत से देवी देवताओं का अनुभव होगा। अंत में अज्ञान का कारण क्या है ये जानना ज़रूरी नहीं है, बहुत लंबा कारण है, बहुत जटिल है। ये जानना ज़रूरी है कि अब जो भी हुआ वो हुआ, अब ज्ञान कैसे होगा, ये ज़रूरी है। और जैसा कि उन्होंने बताया, सही मार्ग सही गुरु,
साधक के गुण, मुमुक्षुत्व, ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा, ये सारा जरूरी है ज्ञान होने के लिए। अज्ञान होने के लिए क्या जरूरी है? वो तो अनंत है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि आपको तीर लगा है तो ये मत देखने का प्रयास करो कि वो पीतल का है कि पत्थर का है कि लोहे का है कि सोने का है, पूर्व दिशा से आया कि पश्चिम से आया है कि ऊपर से टपका है, किसने मारा है, तीर लगा है। ये सब देख के समय नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु हो जाएगी, खून बह रहा है, अब उसको तोड़ के निकाल दो जितनी जल्दी हो सके। तो मनोज को भी यही कहूँगा, व्यर्थ है बातें, बेकार की बातें, क्यों हो गया ये सब, मुझे सारी जानकारी दुनिया की क्यों है, पूछना बंद कर दो। अब समय नहीं है ये सब जानने का, अब समय है वो तीर को निकाल देने का, आपकी जान बच जाएगी। यही बुद्धिमानी है। जैसे ही साधक जान जाता है मुझ में अज्ञान है, अब वो अपना इतिहास नहीं ढूंढता मैंने किस जन्म में क्या किया होगा, ये नहीं, गुरु ढूंढता है। इसको हम कहते हैं बुद्धिमानी। कौन दे सकता है मुझे ज्ञान? जो आपसे ज़्यादा जानता है वो आपका गुरु है। समाप्त, अज्ञान समाप्त। अब आनंद में रहो। वो जो अभी भी ढूंढ रहा है कि इस दिन ये हो गया था इसलिए मुझे अज्ञान हो गया, उस दिन वो हो गया था, ऐसा क्यों नहीं होता, अभी भी वो सही दिशा में देख नहीं रहा है, अभी भी वो गलत दिशा में ही देख रहा है। ज्ञान की दिशा में देखिए,